हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है बफर रेंज। ओके, तो देखो बच्चों, बफर रेंज मींस बफर सॉल्यूशन का एक ऐसा पीएच रेंज जहां पर बफर सॉल्यूशन एक इफेक्टिव बफर की तरह वर्क करता है। मींस एक ऐसा पीएच रेंज जहां पर बफर एडेड एसिड या एडेड बेस को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज्ड करता है, तो उस पीएच रेंज को हम बोलते हैं क्या? बफर रेंज। और यही डेफिनेशन दी है कि द पीएच रेंज वेयर द बफर सॉल्यूशन वर्क्स एज एन इफेक्टिव बफर मींस पीएच रेंज वेयर बफर इफेक्टिवली न्यूट्रलाइजेस एडेड एसिड और बेस एंड मेंटेन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ इट। समझ गए ना कि इस तरह से वो जो एडेड एसिड है और एडेड बेस को इस तरह से इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज्ड करता है कि बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या बना रहे? कांस्टेंट, मींस उसमें कोई वेरिएशन या चेंज ना आए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ऐसा रजिस्ट कर सकता है पीएच चेंज होने से? तो वो किस पीएच रेंज तक, किस पीएच वैल्यू तक ये हो सकता है, वही क्या कहलाता है बच्चों? बफर रेंज। एक एसिडिक बफर के लिए, ओके, फॉर एसिडिक बफर पीएच जो रेंज होती है बच्चों, वो pKa प्लस माइनस 1, मतलब जो भी एसिड, वीक एसिड दिया गया है उसके pKa की जो वैल्यू है उससे एक आगे और एक यूनिट पीछे, ये बफर रेंज होती है एसिडिक बफर की। और जो बेसिक बफर होता है उसकी जो पीएच रेंज होती है बच्चों, वो 14 माइनस pKa प्लस माइनस 1, मतलब जो भी बेस है, वीक बेस है, उसका जो pKb है उससे एक यूनिट पीछे और एक यूनिट आगे, इस तरह की रेंज होती है। अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर एक ग्राफिकली भी हम समझेंगे। ओके, तो पहले आप इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर एसिडिक बफर। समझ गए ना? मतलब हमने एसिटिक एसिड को एसिडिक बफर बनाने के लिए यूज किया सोडियम एसीटेट के साथ, है ना? तो पीएच रेंज जो होगी एसिटिक एसिड के बफर की, वो होगी pKa प्लस माइनस 1। pKa एसिटिक एसिड का होता है 4.76। तो इसका मतलब है कि जो एसिटिक एसिड की जो बफर रेंज होगी सोडियम एसीटेट बफर के साथ या सोडियम एसीटेट सॉल्ट के साथ, वो होगी 4.76 माइनस 1 से लेके 4.76 प्लस 1 तक, मतलब 3.76 से 5.76 के बीच में। मतलब अगर हमें एसिटिक एसिड को यूज करना है बफर सॉल्यूशन को, तो जहां पर ये जो बफर सॉल्यूशन है एक इफेक्टिव बफर वर्क की तरह वर्क करेगा, वो रेंज होगी ये वाली। इस रेंज के बीच में आप एसिड या बेस मिलाते हैं एसिडिक बफर में, तो पीएच में कोई मेजरेबल चेंज नहीं आएगा। ये रेंज जो होगी इट इज इफेक्टिव फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एडेड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब यहां पर एसिडिक मीडियम ज्यादा होगा तो वहां पर जब आप स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे तो वो उसको कंप्लीट न्यूट्रल कर देगा। और ये रेंज मेनली इफेक्टिव होगी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे, ओके, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो सॉल्ट से रिएक्शन करके पीएच को न्यूट्रल रखेगा। तो इस तरह से मतलब पीएच को मेंटेन रखेगा, पीएच को ज्यादा वेरिएशन नहीं होने देगा। तो ये एसिटिक एसिड की पीएच रेंज है। अभी हम देखेंगे कि वो पीएच रेंज या पीएच पॉइंट क्या है जहां पर जो बफर है एसिडिक बफर या बेसिक बफर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी शो करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बफर रेंज एक ऐसी रेंज है जहां पर बफर कैपेसिटी मैक्सिमम वैल्यू के आसपास बनी रहती है। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब हम बेसिक बफर का भी देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि बेसिक बफर सपोज अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड से बना है। ओके, तो हम जानते हैं कि जब हम इसका पीएच रेंज कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे 14 माइनस pKb प्लस माइनस 1। अब अमोनिया के लिए जो NH4OH होता है बच्चों, उसके लिए जो pKb होता है वही होता है 4.76। तो एक बार 4.76 प्लस 1 रखें
तो 8.24 और इस तरह से ये आ जाएगा 9.24। तो ये रेंज होगी। अगर हमें अमोनिया का एक बफर सॉल्यूशन बनाना है और उसकी एक इफेक्टिव बफर एक्शन हो, मींस वो पीएच चेंज होने से रोक सके एडेड एसिड या बेस को मिलाने से, तो हमें उसका जो पीएच है वो इस रेंज का रखना होगा, तब एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का एक बेस्ट बफर सॉल्यूशन बनेगा। तो ध्यान रखें कि अगर हमें एसिडिक बफर या बेसिक बफर बनाना है और उसकी जो बफर एक्शन है इफेक्टिव हो, वो एक इफेक्टिव बफर की तरह वर्क करे, तो उसकी पीएच रेंज का मालूम होना बहुत जरूरी है। एसिडिक बफर में आप देखेंगे वो pKa के बेस पर कैलकुलेट करते हैं, pKa की वैल्यू ±1 करके, और जब हम बेसिक बफर में कैलकुलेट करते हैं पीएच रेंज तो 14 pKb ±1 करके। तो अब आपको चाहे कोई भी एसिड या कोई भी बेस दिया गया हो और उसके बफर सॉल्यूशन की पीएच रेंज पूछी गई हो, तो मैं समझता हूं आप बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और आप बता सकते हैं कि कितनी रेंज के बीच में ये बफर सॉल्यूशन इफेक्टिव होगा। अब हम बफर एक्शन या बफर रेंज का और बफर कैपेसिटी से एक रिलेशन भी और देखते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, एक ग्राफ लेते हैं। सपोज ये है एसिड, ठीक है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एडिशन। ये मतलब हमें एक वीक एसिड लें या हम इसको यहां ले लें, ठीक है बच्चों, ये ग्राफ है हमारा जो है, ये है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन। ओके, हम एक वीक एसिड ले रहे हैं, ये है हमारे पास वीक एसिड। सपोज उसका पीएच यहां से स्टार्ट है, आपने इसमें NaOH ऐड करना स्टार्ट किया, पहले पीएच थोड़ा बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि एसिड का न्यूट्रलाइजेशन होने लगेगा और सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड होगा तो और ज्यादा बेस बनेगा, तो पीएच धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और जब इंक्रीज होते होते पॉइंट O आ जाएगा, जहां पर एसिड जो है हाफ एसिड क्या हो जाएगा, बेस द्वारा न्यूट्रल हो जाएगा। उस समय जो सॉल्ट है वो और एसिड है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। तो इस पॉइंट से नीचे एसिड ज्यादा है, मींस हम ये लिख सकते हैं कि AO एसिड कॉन्सेंट्रेशन प्रीडोमिनेंट, और इस पॉइंट के ऊपर जाओगे तो यहां पर कौन सी कॉन्सेंट्रेशन, O2 सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन प्रीडोमिनेंट है, ऊपर की तरफ ये है। अब ये मान लें कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट के नीचे, ओके, इस पॉइंट के नीचे जो सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, ये है 1/10, और इस पॉइंट से ऊपर ये है 10/E, मतलब ये सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एक ऐसी रेंज हो गई बच्चों, यहां से समझ लो यहां तक, जहां पर एसिड, मतलब ये जो रेंज है यहां से लेकर यहां तक, ये पीएच रेंज है किसकी बच्चों, बफर की। कौन से बफर की, एसिडिक बफर की। यहां पर ये मैक्सिमम बफर एक्शन शो करेगा। ओके, इसके ऊपर फिर अगर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन, इसके नीचे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। लेकिन ये बफर रेंज ऐसी होगी जहां पर ये ध्यान रखें कि जनरली ये देखा गया कि जो एसिडिक बफर होते हैं उनकी पीएच जो रेंज होती है, या हम कहें कि जो बफर एक्शन मैक्सिमम होती है, बफर कैपेसिटी जो होती है मैक्सिमम हो सकती है, वो इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएंगी और उस समय सॉल्यूशन का जो पीएच है वो pKa के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पर बफर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी शो करेगा, मतलब एसिड को मिला दें तो मैक्सिमम एसिड को न्यूट्रल कर देगा, बेस को मिला दें तो मैक्सिमम बेस को न्यूट्रल कर देगा। मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहती है। तो इस तरह से अलग अलग एसिड्स की जो है पीएच रेंज कैलकुलेट की गई है और उनकी लिमिट बताई जाती है, किस लिमिट से लेके किस लिमिट तक पीएच की, किस लिमिट तक ये बफर कैपेसिटी या हम कहें कि बफर एक्शन मैक्सिमम शो करेगा। तो यहां तक समझ गए आप, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं बफर
कैपेसिटी एंड बफर रेंज, मतलब हम यहाँ निकालेंगे कि कोई भी बफर जो सॉल्यूशन है उसकी बफर कैपेसिटी कब मैक्सिमम होगी और वो पीएच रेंज क्या होगी, ठीक है, या पीएच का पॉइंट क्या होगा। तो देखो एक बफर कैपेसिटी का रिलेशन हम जानते हैं, तो बफर कैपेसिटी phi = डेल्टा V अपॉन डेल्टा पीएच, मतलब है कि जो बेस के मोल्स एडेड किए गए वो अपॉन में क्या, डेल्टा पीएच। ओके, और ये हमने सॉल्व करके देखा था, ये रिलेशन होता है। यहाँ ए क्या है बच्चों, ए है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, मतलब वीक एसिड, ओके, वीक एसिड, एंड एस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब हम जानते हैं कि जो ये सम होगा ना बच्चों, एस ए प्लस एस, ये कांस्टेंट होगा, मतलब अगर हम उसमें बेस मिलाएंगे तो अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, तो ये जितना डिक्रीज होगा ये उतना इंक्रीज होगा, तो इनका सम तो कांस्टेंट रहेगा ना। मतलब एसिड अगर डिक्रीज होता है बेस मिलाने से तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और जितना ये डिक्रीज होता जाएगा उतना ये इंक्रीज होगा, तो इसका जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि S = x - a, क्योंकि a + s = x है, तो s = क्या हो जाएगा, x - a, ये करके मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। तो और आगे हम ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम x ले रहे हैं, ये जो है 2.303 अपॉन x, ये वैल्यू ध्यान रखें कांस्टेंट रहेगी बच्चों, और ये मैंने उठा के इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होती है ना बच्चों, तो उस समय phi कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जितना मैक्सिमम बेस मिलाना था आपने मिला लिया, और जितना मिनिमम डेल्टा पीएच चेंज होना था हो चुका। तो जब ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस मिलाने से मिनिमम डेल्टा पीएच चेंज हो रहा है, इसका मतलब है बफर कैपेसिटी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई, और जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगी तो बफर कैपेसिटी जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब हम यदि इस बफर कैपेसिटी को, ओके, यदि हम इस बफर कैपेसिटी को एसिड चेंज के या एसिड की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें, ओके, तो ये वैल्यू हम जानते हैं कांस्टेंट है तो 0 होगी। तो यहां तक बात समझ गए, पहले आप इसे नोट करें। देखो बच्चों, मैंने इसी को और आगे सॉल्व कर दिया, ये रिलेशन हो जाएगा। अभी आपने देखा कि d/dA phi = 0, phi की वैल्यू ये है, यहां पर ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये उठा के मैंने यहां कर दी और ये लिख दिया, मतलब इसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू तो 0 होगी, तभी तो ये 0 आ रहा है प्रोडक्ट। तो हमने इसको उठा के यहां कर दिया, हमारे पास ये बचा, इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके, यहां पर आप समझ गए होंगे, a फिर x का डिफरेंशिएशन, फिर x को कांस्टेंट रख के फिर a का डिफरेंशिएशन, तो ये तो हो गया a × 0, क्योंकि x तो a के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज होगा नहीं, तो वो 0 हो गया, प्लस यहाँ x और ये हो गया 1, यहाँ पर आप समझ गए होंगे 1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास क्या, n - 1 मींस 2a। यहाँ पर आपके पास क्या था, ओके, यहाँ तक सब ओके। तो यहाँ पर हमारे पास मतलब a, अब आप इसी का तो ये क्या हो जाएगा n - 1, तो ये आ जाएगा 2a। यहाँ पर इसको और सॉल्व किया तो हमारे पास x = 2a या a = x/2। ओके, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स के रूल्स लगा वो आ जाएगा। तो a = आपने देखा कि x/2 है, तो ये आ गया। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि a = x आया, मतलब जब हमने मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ली तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो एसिड कंसंट्रेशन है वो सॉल्ट कंसंट्रेशन के बराबर होगी, मींस ये दोनों बराबर होंगे। मतलब जब एसिड का हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा बेस द्वारा, तो उस समय जो बफर बन के तैयार होगा वो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी शो करेगा। तो एट मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ये बराबर है, मींस pKa, या हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं ना, pKa + log A- HA। इस तरह से pH pKa की जब बराबर हो जाएगा सॉल्यूशन का, तो उस समय जो सॉल्यूशन बनेगा बफर, वो उसकी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होगी, और ये ऑब्जेक्ट होता है।
आपको दे रखा होता है कोई वीक एसिड और पूछता है कि बताएं कि कब इसका ये पीएच वैल्यू क्या होगी जब ये बफर सॉल्यूशन मैक्सिमम बफर कैपेसिटी शो करे, तो ध्यान रखें ये। और अगर आपको बेसिक बफर का पूछ लिया गया है, ओके, अगर आपसे क्या पूछ लिया गया है बच्चों, बेसिक बफर, तो बेसिक बफर में ये ध्यान रखना है कि POH इक्वल टू PKB, तब ये इसकी क्या होती है फॉर बेसिक बफर। जैसा पूरा सॉल्यूशन हमने एसिडिक बफर को ऐड एसिड की कंसंट्रेशन चेंज करके कैलकुलेट किए, ऐसे ही हम बेस की कंसंट्रेशन को चेंज करके निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम, ठीक है, बफर कैपेसिटी, इस समय बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी जब POH PKB के बराबर हो जाएगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि कंसंट्रेशन के बेस पर, मतलब जब हमें सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशंस दे रखी हों और उन कंसंट्रेशन को आप जो है pH कैलकुलेट करें pKa के बेस पर, अगर वो -1 से +1 के बीच में आता है तो ये pH रेंज हो गई, जहां पर pH pKa के बराबर हो जाए तो एसिड की बफर कैपेसिटी मैक्सिमम, और जहां POH PKB के बराबर हो जाए वहां बेस बफर की बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। और इस तरह से हम मैक्सिमम एसिड बेस बफर कैपेसिटी को बता सकते हैं। तो आप यहां तक बहुत अच्छे से समझ गए हो, आप इसे नोट कर लें।